वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियोस लेट आने की वजह ये थी कि एक तो रमज़ान आ गए और दूसरा ये कि मेरा एक लाइव प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैं उधर थोड़ा बिज़ी था। लेकिन अब से इंशाल्लाह कोशिश है कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएगी क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म हो चुका है। तो आई होप हमने जो पार्ट 1 में जो टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट बग बाउंटी प्लेटफॉर्म होते हैं, बग बाउंटी प्रोग्राम को अप्रोच कैसे करते हैं और कैसे गूगल डोर की मदद से ऐसे बग बाउंटी प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं हम जो सेल्फ होस्टेड हो और जिनको कम बग बाउंटी हंटर ने टेस्ट किया हो। और मैंने उस वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ टास्क वगैरह भी दिए थे, जैसे कि मैंने कहा था लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम इस पे अकाउंट वगैरह बना लें, ट्राई हैक मी पे अकाउंट बना लें। तो आई होप आपने वो सारे टास्क भी मुकम्मल कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा बग बाउंटी सीरीज़ पार्ट 2 की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ वेबसाइट देखेंगे कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। बेसिक थोड़ी नॉलेज मतलब एचटीटीपी हेडर्स, एचटीटीपी स्टेटस कोड, अच्छा डोमेन नेम, वेबसाइट वर्क कैसे करती है, किन कंपोनेंट से वेबसाइट चलती है, ये सारी बेसिक डिटेल्स वगैरह आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हाउ वेबसाइट वर्क, के वेबसाइट वर्क कैसे करती है। देखें वेबसाइट ख़ास तौर पे वो वेबसाइट जो कोडिंग में बनी हुई हो। सही है, वेबसाइट में दो होती है, कोडिंग वाली वेबसाइट और एक होती है वर्डप्रेस वेबसाइट। तो हम आज जो इस वेबसाइट की बात करेंगे वो इस पे बात करेंगे जो कोडिंग से बनती है। समझ में आई? जैसे कि कोडिंग में जो इसमें एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, सिंपली लैंग्वेज में बोलें तो जो इससे बनती है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनती है। अब जो जो कोडिंग की जो वेबसाइट होती है ये मेजरली दो कंपोनेंट पे होती है। फर्स्ट होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। सही है, फ्रंट एंड और बैक एंड की हेल्प से कोई भी वेबसाइट जो कोडिंग पे बनती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, कोडिंग की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वो उसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वही एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट। और बैक एंड में जैसे कि डेटाबेस में बैक एंड में डेटाबेस मैनेज होता है तो उसमें माई एस क्यू एल, पी एच पी, पाइथन और ऐसे पाइथन के नोड जेएस ये फ्रेमवर्क वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। सिंपली आप कोई भी, जैसे कि मैं ट्राई हैक मी की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। अब ये जो वेबसाइट मेरे सामने ओपन होगी, जो इंटरफेस ये जो अभी फ्रंट में ओपन होगा ये देखें, ये जो मेरे पास इंटरफेस ये जो ओपन हो रहा है इसको कहते हैं फ्रंट एंड। सही है, ये देखें ये जो इंटरफेस अभी मेरे क्लाइंट साइड पे जो नज़र आता है इसको कहते हैं फ्रंट एंड। अच्छा, बैक एंड जो होता है वो क्लाइंट साइड पे या क्लाइंट को नज़र नहीं आता, वो बैक एंड पे सर्वर पे वर्क कर रहा होता है। अब फ्रंट एंड में बेसिकली आपको जैसे मैंने बताया था एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है। अब एच टी एम एल, सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? एच टी एम एल यूज़ होती है वेबसाइट के स्ट्रक्चर वगैरह के लिए, मतलब ये जो पूरा ये जो जैसे हेडिंग डली हुई है, ये ट्राई हैक में ये पूरा वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो एचटीएमएल लैंग्वेज से बनता है। सीएसएस यूज़ होती है स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे कि अभी ये मैं इसके ऊपर एरो लेके जा रहा हूँ तो उसका एक कलर होवर हो रहा है, चेंज हो रहा है, मैं उसके ऊपर ला रहा हूँ, देखें एनिमेशन वगैरह ये जो आपको खूबसूरती नज़र आ रही है वेबसाइट पर, डिज़ाइनिंग ये नज़र आ रही है सीएसएस की वजह से नज़र आ रही है। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है फ्रंट एंड में वेबसाइट की फंक्शनैलिटी पे, जैसे कि ये है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को एक दूसरे यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगी, दूसरे यूआरएल पे सेंड करेगी मेरे को। तो ये जो फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है वेबसाइट में ये किसकी वजह से यूज़ हो रही है? जावास्क्रिप्ट की वजह से। अभी मैं देखें यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देता हूँ। सही है। अब ये जो लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ये देखें लॉगिन फॉर्म की जो फंक्शनैलिटी है ये जो फंक्शनैलिटी है लॉगिन फॉर्म की,
ये किसकी वजह से, किसकी हेल्प से पॉसिबल है? ये जावास्क्रिप्ट की। अब ये जो नाम वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं, ये एचटीएमएल की वजह से। अब ये जो ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं कि भाई कोई भी बंदा टाइप करे, एक बॉक्स के अंदर टाइप करे, ये कलर इसका ग्रीन है, ये मतलब इस तरीके का पूरा एक जो बॉक्स बना हुआ है, ये सीएसएस की वजह से बना हुआ है। और ये जो फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है कि मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने की फंक्शनैलिटी या सर्च करने की फंक्शनैलिटी, फ्रंट एंड में जितनी भी फंक्शनैलिटी वर्क करती हैं, ये किसकी वजह से वर्क करती हैं? जावास्क्रिप्ट की वजह से। अब बात करते हैं बैकएंड की। अच्छा, बैकएंड में क्या होता है? बैकएंड में अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अपना यूज़र नेम और ये पासवर्ड डाला, सही है? इसको यहाँ से मैं करता हूँ। जैसे मैं अब इसको लॉगिन करूँगा ना, ये लॉगिन जब मैंने किया और ये मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया। ये जो प्रोसेस हुआ है, ये बैक एंड में हुआ है। बैक एंड में क्या कैसे प्रोसेस हुआ है? जैसे मैंने अपने आईडी पासवर्ड डाला, मेरी रिक्वेस्ट गई फ्रंट एंड से बैक एंड पे। बैक एंड पे गई, बैक एंड में मेरे सर्वर पे, मेरे सर्वर पे जहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट होगी, वहाँ पे मेरा डेटाबेस बना हुआ होगा। बैक एंड की रिक्वेस्ट गई वहाँ डेटाबेस पे, डेटाबेस में जाके उसने सर्च किया, ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाला था कि भाई इस वेबसाइट के डेटाबेस में वो एग्ज़िस्ट करता है। एग्ज़िस्ट किया तो उसने मेरे को लॉगिन कर दिया। अगर वो एग्ज़िस्ट नहीं करता होता, सिंपली मेरे को एरर थ्रो कर देता। तो सिंपली बस यही कुछ कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से ये वेबसाइट वर्क करती है। अच्छा, आपको और मज़ीद डिटेल में अगर पढ़ना हो तो मैंने आपको बोला था कि ट्रैकमी में अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद इसका ये प्री सिक्योरिटी का पाथ है, इसमें आ जाना। इसमें आके आप इस वाले ऑप्शन में चले जाना, हाउ द वेबसाइट वर्क, ये वाले ऑप्शन हाउ द वेबसाइट वर्क, इसमें आपको डिटेल से और मालूमात हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं डीएनएस की तरफ। ये तो हो गई हमारी वेबसाइट वर्क कैसे करती है। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़, थोड़ा डीएनएस के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनएस और हाउ डीएनएस वर्क। अब देखो डीएनएस क्या होता है, सिंपली वर्ड में अगर हम मैं आपको अगर सिंपली वर्ड्स में बताऊँ तो डीएनएस देखें एक किस्म का आपके जैसे मोबाइल में फ़ोन बुक होती है, फ़ोन बुक जिसमें आप नंबर वगैरह अपने मोबाइल में सेव करते हैं। अच्छा, नंबर सेव किस में होते हैं? आपके नंबर पे सेव हो गए होते हैं। अब आपको डिफरेंट बहुत सारे नंबर आपके मोबाइल में नाम से सेव हुए हुए होते हैं। लेकिन अब आप इमेजिन करें कि वो नाम से नहीं सेव होए हुए होते, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से सेव होए हुए होते। तो आपके लिए मुश्किल होती है कि भाई इतने सारे नंबर याद करने का। तो वहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी यूज़ हुई कि फ़ोन बुक बन गई, आपने नंबर याद करने के बजाय नाम याद कर रही, जैसे अली, अहमद। अब आपने उनके नंबर नहीं याद किया, आपने उनका नाम याद कर लिया, आप सिंपली फ़ोन बुक पे जाते हो, वो नाम टाइप करते हैं, तो आपके सामने उनका नंबर आ जाता है। तो सेम वर्क काम करता है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, ये इंट्रोड्यूस कराया गया है इसलिए क्योंकि अब देखिए ना सर्वर जो होता है, सिस्टम जो होता है, उसे ये अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स वगैरह उसको ये समझ नहीं आता। ये जैसे ये मैं यहाँ पे वेबसाइट पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैं टाइप कर रहा हूँ ट्राई हैक मी, सही है? ये मैंने टाइप करके सिंपली मेरे को याद है, मैं ट्राई हैक मी डाल के टाइप कर रहा हूँ। वेबसाइट को ये नहीं पता कि भाई ये ट्राई हैक मी क्या है। उसे क्या पता है? उसे इसकी आईपी पता होगी। ये आईपी कहाँ सेव होगी? ये आईपी आपके सर्वर पे सेव हुई होगी। अब हर डोमेन की एक आईपी होती है, जो आईपी असाइन होती है डीएनएस सर्वर पे। अब हम को ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जैसे गूगल हो गई, ट्राई हैक मी हो गई, चैट जीपीटी हो गई। अब इन सब वेबसाइट की अपनी-अपनी एक आईपी एड्रेस होता है। अब हम ये आईपी एड्रेस तो याद कर नहीं सकते, तो हमारे लिए क्या आसान होता है, हम ह्यूमन रीडेबल नेम याद कर लेते हैं। जैसे चैट जीपीटी याद कर लिया, ट्राई हैक मी याद कर लिया। तो डीएनएस सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आप ब्राउज़र से बैठ के सिंपली वर्ड टाइप करते हैं। जैसे मैंने ट्राई हैक में टाइप किया, तो क्या हुआ, मेरे रिक्वेस्ट गई मेरी आईएसपी जो मेरा जिसने मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है उसके पास। उधर डीएनएस सर्वर इंस्टॉल हुआ हुआ होता है। मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे, डीएनएस इस नेम को, वर्ड को रिज़ॉल्व करेगा और चेक करेगा इस ट्राई हैक मी के डॉट कॉम का जो नेम होगा इसको रिज़ॉल्व करके चेक करेगा कि अपने सर्वर पे कि भाई कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है। वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा वो कैसे करता है। लेकिन बस आप सिंपली डीएनएस को ऐसे याद कर लें कि वो आपकी डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद सर्वर से वो आईपी लेते हैं, सर्वर को बताते हैं कि भाई
इस आईपी का जो नेम है उसकी मेरे को रिस्पॉन्स दो। फिर सर्वर उस आईपी पे ये ट्राई हैक मी की आईपी का जो आईपी एड्रेस होगा वो सर्वर पे सेव होगी। सर्वर वो आईपी चेक करके आपको उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो दिखा देगा। अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि डीएनएस वर्क कैसे करता है, वो उसके उस पे जाते हैं। उससे पहले हम डोमेन्स पे आ जाते हैं कि डोमेन्स क्या होता है। अब डोमेन्स के अंदर कैटेगरी होती है टीएलडी। टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, सही है। और होता है, फिर होता है सेकंड लेवल डोमेन। फिर होता है थर्ड लेवल डोमेन और सब डोमेन। थर्ड लेवल डोमेन जो होता है उसको थर्ड लेवल डोमेन भी बोल सकते हैं और इसको सब डोमेन भी बोलते हैं। अब ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये है ट्राई हैकमी.com। अब tryhackme.com है, इसमें जो ये जो डॉट कॉम है इसको हम कहते हैं टीएलडी। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन। टीएलडी, ये ट्राई हैकमी जो है वो है टीएलडी, इसको कहते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। अब टीएलडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन, टीएलडी डोमेन आ जाते हैं। जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट पीके हो गया, पाकिस्तान के डॉट पीके हो गया, इंडिया की डॉट आईएन हो गया। तो ऐसे डॉट जीओवी हो गया, डॉट ईडीयू हो गया। ऐसे अब ये जितने भी ये डोमेन होते हैं इनको जो ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन, सही है। तो और ये जो पीछे जो डोमेन नेम होता है इसको हम कहते हैं सेकंड लेवल डोमेन। ट्राई हैकमी हो गया, गूगल डॉट कॉम हो गया, गूगल सेकंड लेवल डोमेन और डॉट कॉम टॉप लेवल डोमेन। अब जैसे अब ये एडमिन डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम। अब इसमें जो एडमिन है ना, इस ये है हमारा थर्ड लेवल डोमेन, सही है। क्या ये हमारा थर्ड लेवल डोमेन, इसको आप थर्ड लेवल डोमेन में बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इसको सब डोमेन बोला जाता है, सही है। अब ये जो आया है हमारे पास, ये आ गया हमारा सब डोमेन। अब इसके आगे भी ये होता है कि सब डोमेन का सब डोमेन होता है। जैसे ए डॉट एडमिन डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम। अब ये जो ए है हमारा, ये आ गया हमारा फोर्थ फोर्थ लेवल डोमेन, सही है। तो ये पूरा आपको डोमेन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, डीएनएस क्या करता है? डीएनएस सबसे पहले ना ये चेक करता है कि टीएलडी चेक करता है। आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हो वो सबसे पहले टीएलडी चेक करता है कि भाई ये कौन सा टीएलडी है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, डॉट कॉम है, डॉट पीके, डॉट जी है, डॉट ईडीयू है, सही है। अब वहाँ पे जो सर्वर होता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो कंप्यूटर के ऊपर ना ये फाइल्स बनी हुई होती हैं। अब उसको डॉट कॉम है वो डायरेक्ट जाएगा डॉट कॉम्स की फाइल्स में जहाँ सारे डॉट कॉम्स के आईपी एड्रेस सेव होंगे। वो पहले ये चेक करेगा टीएलडी। फिर वो चेक करेगा सेकंड लेवल डोमेन, जैसे ये ट्राई हैकमी। फिर वो ट्राई हैकमी को जैसे ही सर्च करेगा वहाँ पे उसे ट्राई हैकमी का मिलेगा तो वो उसे ट्राई हैकमी की जो आईपी एड्रेस होगा वो उसको डीएनएस को दे देगा। फिर डीएनएस उस आईपी को रिज़ॉल्व करके हमारे सामने ये वेबसाइट लोड कर देगा। और ऐसे ही ये जो एडमिन डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम ये सब डोमेन में आ गया। अब इसका जो ए डॉट एडमिन डॉट ट्राई हैकमी डॉट कॉम इसको थर्ड लेवल डोमेन में आ गया, सही है। ये आ गया हमारा थर्ड लेवल डोमेन। आई होप आपको डोमेन नेम का सिस्टम के बारे में भी पता चल गया होगा, डोमेन क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं यूआरएल्स की तरफ। यूआरएल क्या होते हैं? अच्छा, यूआरएल्स सिंपल आपको वैसे बेसिक तो पता होगा। जैसे ये एक सिंपल यूआरएल है, लेकिन यूआरएल का भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके न, आपको समझाता हूँ। https ट्राई हैकमी डॉट कॉम एडमिन डॉट लॉगिन क्वेश्चन आईडी इज इक्वल्स टू 1। अब
आपको ये मैं पूरा डिफ़ाइन करता हूँ यूआरएल पे, यूआरएल। अब ये जो एचटीटीपीएस है, इसको हम स्कीमा बोलते हैं। अब स्कीमा, ये पूरा यूआरएल का ना एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी आपको बताऊँगा। ये जो एचटीटीपीएस है, ये हो गया यूआरएल का स्कीमा, सही है? स्कीमा। अब ये ट्राईहैकमे.com आ गया, ये हो गया हमारा डोमेन, ये आ गया हमारा डोमेन। अब ये जो डॉट, ये स्लैश के बाद जो एडमिन डॉट लॉगिन है ना, एडमिन लॉगिन, 1 मिनट, एडमिन लॉगिन डॉट पीएचपी ऐसे होगा। हाँ, अब ये जो स्लैश के बाद की जो चीज़ होती है ना यूआरएल में, ये होती है फाइल पाथ, सही है? अब एडमिन डॉट लॉगिन डॉट पीएचपी के अंदर जो कंटेंट होगा ना, जो आपको वेबसाइट पे शो हो रहा होगा, ये एक सर्वर पे फाइल पाथ होगी, जिसके अंदर वो कोडिंग से, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग से वो उस फाइल पाथ के अंदर सेव हुआ हुआ होगा सर्वर पे, जो आपको वेबसाइट पे ऐसे दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं फाइल पाथ, सही है? ये आ गया फाइल पाथ। अब हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आता है ना, जो क्वेश्चन मार्क के बाद आता है और इज़ इक्वल्स टू से पहले क्वेश्चन मार्क के बाद, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, सही है? इसको क्या कहते हैं हम? पैरामीटर। ये आईडी जो आया है हमारा, आईडी जो है, ये हमारा है पैरामीटर। अब इज़ इक्वल्स टू 1 के बाद जो है, ये कहलाती है वैल्यू, इसको कहते हैं वैल्यू। तो इन सब चीज़ों को मिला के एक पूरा यूआरएल बनता है, सही है? एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, जो भी होगा, ये हमारा हो गया स्कीमा। ट्राईहैकमे.com, ये हो गया हमारा डोमेन। स्लैश के बाद ये हो गई हमारी फाइल पाथ, जिसके अंदर हमारा जो वेबसाइट में हमें कंटेंट नज़र आ रहा होगा, वो इस पाथ के अंदर सेव होगा। और इज़ इक्वल्स टू के बाद आ गया हमारा पैरामीटर, पैरामीटर के बाद इज़ इक्वल्स टू 1 के बाद आ गया हमारी वैल्यू। ये पूरा यूआरएल होता है, सही है? अब ट्राईहैकमे.com का आपको डोमेन का मैंने सिस्टम समझा दिया। डॉट कॉम टीएलडी टॉप लेवल डोमेन होगा, और ये ट्राईहैकमे.com जो होगा, ये सेकंड लेवल डोमेन होगा। तो डोमेन हो गया, डीएनएस हो गया, यूआरएल हो गया। अब हम चलते हैं एचटीटीपी हेडर्स पे, सही है? थोड़े एचटीटीपी हेडर्स के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं। अच्छा, सब आप बोल रहे होंगे, यार ये सारी मालूमात देने का मकसद क्या है? ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, सही है? और ये आगे आपको जब हम आप देखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल बेसिस में जाएँगे, तो हमारी ये चीज़ें हमें बहुत वर्क करेगी। अब ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताया, ये वैल्यू बताई है, ये हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन में हमें वर्क आती है, काम आती है। अब ये जो मैंने आपको टॉप लेवल डोमेन, डोमेन के बारे में बताया है, सही है? ये सब डोमेन के बारे में, ये फोर्थ लेवल डोमेन, सब डोमेन के सब डोमेन के बारे में, ये जब हम रिकॉनेंस वगैरह सब डोमेन एनुमरेशन करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तब काम आएगी। और दूसरा ये कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको बग बाउंटी सिर्फ़ स्क्रिप्ट किड ही नहीं बनाऊँगा, कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ आपकी क्लियर करके और कॉन्सेप्ट के साथ सही अंडरस्टैंड से आपको समझा के एक प्रोफेशनल बग बाउंटी हंटर बनाऊँगा। तो जब भी हम ये बेसिक चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाली चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं एचटीटीपी हेडर्स के पास। एचटीटीपी हेडर्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बग बाउंटी में। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से और थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये मैंने इसका पीडीएफ भी बनाया है, मैं पीडीएफ से भी पढ़ाऊँगा, फिर आपको एचटीटीपी हेडर्स को प्रैक्टिकल के साथ भी पढ़ाऊँगा। ये एचटीटीपी हेडर्स हेडर्स अच्छा, एचटीटीपी हेडर्स होते क्या हैं? एचटीटीपी हेडर्स ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ये मेटा इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो सर्वर को बताता है कि रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस करनी है और ब्राउज़र को रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करना है। अगर आप बग बाउंटी हंटिंग है, तो आपको हेडर्स को समझना, एनालाइज़ करना आना चाहिए। अब देखें, होता क्या है कि आपने ये, जैसे मैंने सिंपली ये रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से गई सर्वर साइड के पास, सही है? अब जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी होगी ना, ये आपको यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब हम वेब सूट पे जाएँगे, तो आपको नज़र आएगा कि इस रिक्वेस्ट के साथ बहुत से एचटीटीपी हेडर्स भी साथ गए होंगे, सही है? एचटीटीपी हेडर्स गए होंगे, जो एचटीटीपी हेडर्स वैसे यूज़ क्यों होते हैं? वो सर्वर
सर्वर को डिटेल से गाइड करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए एचटीटीपी हेडर्स यूज़ होते हैं। तो कुछ एचटीटीपी हेडर्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कुकी हेडर। अच्छा, कुकी हेडर क्या होते हैं? कुकी हेडर्स यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और सर्वर और क्लाइंट के बीच में सेशन मेंटेन करते हैं। मतलब ये कि अब पहले देखें ट्राई हैक क्या है, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कुकी एडिटर से दिस साइट। 1 मिनट, ये देखें, ये मेरी कुकीज़ हैं, सही है? ये मेरी सारी, ओहो! मैंने यहाँ दिखा दी लेकिन चलें, कुछ नहीं। ये कुकी हेडर हैं। तो जब भी मैं, अब ये मेरा अकाउंट है ना, कुकी हेडर यूज़ क्यों होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। कुकी हेडर यूज़ इसलिए होता है कि देखें, एक बार मैंने अकाउंट बनाया, वेबसाइट पे लॉगिन कर दिया, सही है? लॉगिन करने के बाद अब मैं इसको डायरेक्ट यूँ काट देता हूँ, सही है? अब मैं दोबारा लिखता हूँ ट्राई हैक मी। ये लॉगिन हमेशा क्यों आ जाता है? सिंपली देखें, दोबारा मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया। ये कुकी हेडर यूज़ इसलिए होता है ताकि हमें बार-बार लॉगिन पासवर्ड डाल के बार-बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार आपने किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया, जैसे ही आप उसमें अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट में लॉगिन होते हैं, तो आपको वेबसाइट एक ना कुकी असाइन कर देती है, सही है? कुकी हेडर बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं, कुकी असाइन कर देती है, वो कुकी आपके ब्राउज़र पे स्टोर हो जाती है, जिसकी मदद से आपको पता है क्या, बार-बार वेबसाइट पे लॉगिन के लिए पासवर्ड या यूज़र नेम, ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही बार आपने डाल लिया, आपकी कुकी हेडर से कुकी आपकी ब्राउज़र पे सेव हो गई। सेव होने के बाद अब जब भी आप इस ब्राउज़र पे, मैं ट्राई हैक मी पे लॉगिन करूँगा, बिना यूज़र नेम, पासवर्ड के मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के साथ आप एक बार ये देखिए, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी लिखी है। जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, तो सर्वर एक सेशन कुकी सेट करता है, जब आपको ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है। कुछ इस तरीके से सेशन कुकी जाती है, ऐसे ये एग्ज़ाम्पल के साथ। 1 मिनट, सही है? तो अब हम बढ़ते हैं होस्ट हेडर की तरफ। होस्ट हेडर बताता है कि रिक्वेस्ट किस डोमेन के लिए भेजी गई है। एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं, अगर एक सर्वर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर रहा हो, तो होस्ट हेडर को उसका बताता है कि कौन सी वेबसाइट का रिक्वेस्ट हैंडल करना है। समझे? ये ट्राईहैकमी की डॉट कॉम है, जैसे अभी इमेजिन करें ट्राईहैकमी डॉट कॉम, जैसे गूगल डैडी होस्टिंगर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट होस्ट हुई हुई होती हैं। अब ये वेबसाइट भी इमेजिन करें गोडैडी पे होस्ट हुई हुई है। अब मैंने ट्राई हैकमी को रिक्वेस्ट भेजी अपने ब्राउज़र से। ये ब्राउज़र गई डायरेक्ट मैं इसके ट्राई हैकमी जहाँ होस्ट हुई हुई है गोडैडी पे। अब गोडैडी को जहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, जो सर्वर है, उसको कैसे पता चलेगा कि यार क्लाइंट ने इसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट की है कि मुझे दिखाओ। क्यों? वहाँ पे तो और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं वो हुई हुई हैं सर्वर पे। सिर्फ़ एक वेबसाइट तो होस्ट नहीं है, और भी बहुत वेबसाइट है होस्ट हुई हुई हैं। तो यहाँ पे वर्क होता है हमारा होस्ट हेडर। होस्ट हेडर ये होते हैं, जब मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ tryhackme.com की, तो मेरी रिक्वेस्ट के साथ मेरा होस्ट हेडर जाता है, जिस पे ये मेंशन होता है कि भाई tryhackme.com की जो वेबसाइट है, वो हमें फेच करके दिखाओ। अब सर्वर पे मेरे ये एचटीटीपी हेडर्स होस्ट हेडर जाएगा, जो सर्वर को बताएगा कि भाई स्पेसिफिक ये tryhackme की वेबसाइट में इस सर्वर से लोड करो। तो सर्वर को पता चल जाएगा, क्योंकि सर्वर पे और भी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, तो सर्वर को ये होस्ट हेडर की वजह से पता चल जाएगा कि भाई ये क्लाइंट ट्राई हैकमी की वेबसाइट मांग रहा है, तो फिर वो क्लाइंट को ट्राई हैकमी की वेबसाइट लोड करके दिखा देगा। ये मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है। जब आप शेयर यूज़ करते हैं, गोडैडी टू एक सर्वर मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करता है, होस्ट हेडर इंश्योर करता है कि रिक्वेस्ट सही डोमेन पे जाए। अच्छा, इसी तरीके से एक और एक हेडर होता है, जो होता है ओरिजिन हेडर। अच्छा, ओरिजिन हेडर क्या होता है? ओरिजिन हेडर बताता है कि रिक्वेस्ट किस सोर्स से आई है। एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सर्वर को ये वैलिडेट करने की ज़रूरत होती है कि रिक्वेस्ट ट्रस्टेड साइट से आई हो। ये मैंने एक रिक्वेस्ट की एग्जांपल भी दी हुई है, क्लाइंट टू सर्वर, कि कैसे अ, इस वेबसाइट से इस वेबसाइट पे ये रिक्वेस्ट गई है। एग्जांपल
पढ़ते हैं, अगर आप स्ट्राइप या पेपाल की पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो ओरिजिन हेडर चेक होता है ताकि सिर्फ ऑथराइज्ड वेबसाइट रिक्वेस्ट भेज सके। मतलब ये कि इमेजिन करें, जैसे ये गो प्रीमियम पे हम जाते हैं, सही है। इधर इन्होंने अपना ये एक प्रीमियम ईयर का हम इसको सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, तो ये किसी न किसी थर्ड पार्टी की ना वो ले रही होगी। प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। अच्छा, ये डिटेल माँग रही है, डिटेल डालने को छोड़ते हैं। मैं आपको यूँ ही सिंपली समझा देता हूँ कि देखें, अब कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि ये वेबसाइट इमेजिन करें, ये यहाँ पे पेमेंट मेथड पेपाल का यूज़ कर रही है, सही है। ये मतलब हम इस पे पेमेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प की वजह से? पेपाल की वजह से। पेपाल एक अलग वेबसाइट है, ट्राई एक अलग वेबसाइट है। तो पेपाल को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है पेमेंट की, ये मेरी कोई ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से ही आई है कि कोई अननोन कोई मैलिशियस अटैकर मेरे को ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो उसके लिए ये हमारा जो एचटीटीपी हेडर यूज़ होता है, कहाँ गया? उसके लिए हमारा ये क्रॉस ओरिजिन हेडर यूज़ होता है। ओरिजिन हेडर बताता है कि जैसे ही मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँगा पेपाल को कि भाई मेरा ये सब्सक्राइब करने की, मैं पे करने की, तो मेरी रिक्वेस्ट के साथ ये ओरिजिन हेडर जाएगा। ओरिजिन हेडर में ये tryhackme.com लिखा हुआ होगा, जिससे पेपाल को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये एक ट्रस्टेड और सोर्सेबल वाली वेबसाइट से मेरे को रिक्वेस्ट आई है और पेपाल इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे ही एक और हेडर पे पढ़ते हैं, एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर। एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर रियल क्लाइंट का आईपी एड्रेस ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। एग्जांपल, अगर कोई यूज़र प्रॉक्सी या वीपीएन यूज़ कर रहा हो तो सर्वर को एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं देता। मतलब सिंपल है, मतलब कि हम यहाँ पे मैं tryhackme.com यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इमेजिन करो वीपीएन लगा के यूज़ कर रहा हूँ, सही है। ये मेरा वीपीएन है, ये मैं वीपीएन लगा के यूज़ कर रहा हूँ। अब सर्वर को मेरी रियल आईपी ट्रैक करनी, तो रियल आईपी ट्रैक करने के लिए जो क्या यूज़ होती है, एक्स फॉरवर्डेड हेडर यूज़ होता है। जिससे क्या होता है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे मेरी रियल आईपी जाएगी ताकि इस tryhackme.com को पता चल सके कि यार ये आईपी एड्रेस रियल है, मतलब ओरिजिनल है, कोई वीपीएन प्रॉक्सी से तो नहीं मेरे को ये सेंड कर रहा रिक्वेस्ट। तो जैसे आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड यूज़ केस में भी देख सकते हैं, अगर कोई हैकर वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करके अटैक कर रहा हो तो एक्स फॉरवर्डेड फॉर हेडर में रियल आईपी मिल सकती है। अच्छा, क्लाउडफ्लेयर, एडब्ल्यूएस और गूगल क्लाउड जैसी सर्विसेज इस हेडर का यूज़ करती हैं ताकि एक्चुअल यूज़र का लोकेशन ट्रैक किया जा सके। सिंपली आप समझे कि क्लाइंट की आईपी सेंड होती है साथ, एक्स फॉरवर्ड हेडर में क्या सेंड होती है, हमारी जो आईपी एड्रेस होता है वो वेबसाइट पे सेंड होता है, सही है। तो रेफर हेडर, एक और एक हेडर पे आ जाते हैं। रेफर हेडर क्या होता है? रेफर हेडर ब्राउज़र को बताता है कि यूज़र किस पेज से आया है। अगर आप गूगल पे बिटकॉप्स ये वेबसाइट है, बिटकॉप्स सर्च करते हैं और फिर बिटकॉप्स की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो बिटकॉप्स का सर्वर गूगल को रेफर हेडर में दिखाता है। इमेजिन करें, मैं यहाँ पे गूगल पे आया, गूगल पे आके मैंने सर्च किया बिटकॉप्स, सही है। अब बिटकॉप्स मैंने सर्च किया, हमारी वेबसाइट से मेरे ख्याल से इन्होंने वेबसाइट डाउन कर दी है। चलो बिटकॉप्स छोड़ते हैं, हम ट्राईहैक कोई ले लेते हैं एज एग्जांपल। ट्राईहैक मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, सही है। अब मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी ना, मेरे रिक्वेस्ट के साथ जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई होगी उसके साथ जो हेडर्स गए होंगे, उसमें हेडर में एक हेडर ये भी गया होगा, रेफर हेडर। रेफर हेडर में क्या गया होगा, इस ट्रैकमी.com की वेबसाइट को पता होगा कि क्लाइंट किस वेबसाइट से आया है, सही है। तो रेफर हेडर में कौन से, मैं किधर से आया हूँ, मैं गूगल से आया हूँ, तो रेफर हेडर में google.com साथ जाएगा ताकि इस वेबसाइट को पता चल सके। या तो समझें कि मैं कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आया हूँ, जैसे कि मैं मीडियम पे किसी ने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखने के बाद ये वेबसाइट ट्राईहैक मी, वहाँ पे लिंक डाला हुआ, मैंने उधर से क्लिक किया, ट्राईहैक मी पे आया, तो tryhackme.com को पता चलेगा कि यार ये जो यूज़र आया ये मीडियम के ब्लॉग से आया, मीडियम की वेबसाइट से आया है, सही है। तो बेसिकली आप रियल वर्ल्ड यूज़ केस भी पढ़ सकते हो, एसईओ और मार्केटिंग टीम्स की हेडर का यूज़ करती हैं ताकि ये देखा जा सके कि ट्रैफ़िक किस सोर्स से आ रहा है, सही है। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं कंटेंट टाइप हेडर के ऊपर। कंटेंट टाइप हेडर क्या होता है? कंटेंट टाइप हेडर स्पेसिफाई करता है कि रिक्वेस्ट का डेटा किस फॉर्मेट में है। एग्जांपल, अगर आप डेफ्ट हैकर की एपीआई को जोसन फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जोसन होना चाहिए है।
अगर डेप्थ हैकर की एपीआई सिर्फ जोन से एक्सेप्ट करती है और आप कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल भेज देते हैं तो सर्वर एरर रिटर्न करेगा। सिंपली एक मैंने रिक्वेस्ट की आपके यहाँ पे, ये भी लिखी हुई है आसानी के लिए, ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आप खुद भी इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इमेजिन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने देखें devhacker.com पे विज़िट किया, ये देखिए क्लाइंट से सर्वर में मेरे रिक्वेस्ट गए, रिक्वेस्ट कुछ ऐसे जाएगी, सही है। जाने के बाद कुछ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट जॉनसन ऐसा आएगा। अगर मैं वहाँ पे कोई जैसे ये वेबसाइट जॉनसन में कंटेंट टाइप मतलब जॉनसन में वो एक्सेप्ट कर रही है कंटेंट टाइप, लेकिन मैं यहाँ पे अगर HTML या CSS फॉर्मेट भेज दूंगा तो ये वेबसाइट मेरे को एरर दिखा देगी और जो कंटेंट होगा वो नहीं दिखाएगी। सिंपली ये इसलिए यूज़ होता है। अच्छा, ये एचटीटीपी हेडर एक्सप्लेन फॉर बग बाउंटी हंटर्स विद रियल वर्ल्ड। अब हम ये देख लेते हैं एचटीटीपी हेडर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कुकी हेडर्स में हम सेशन हाईजैकिंग और अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा, होस्ट हेडर इंजेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर को बताता है कि रिक्वेस्ट किस डोमेन के लिए है। अगर होस्ट हेडर वल्नरेबिलिटी है तो अटैकर इसको मैनिपुलेट करके रिक्वेस्ट को अपने सर्वर पर राउट कर सकता है। ये इंशाल्लाह जब हम आगे अटैक वगैरह करेंगे ना तो अब हम और प्रैक्टिकल से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अभी सिंपली आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बेसिक ये चीज़ समझें कि यूज़ किस वजह से होती है। इसको एक्सप्लॉइट करना, इसको हैकर कैसे इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके कैसे वल्नरेबिलिटी निकालते हैं हेडर से। अच्छा, ये हेडर्स मैंने पढ़ा है इसलिए क्योंकि आपको बग बाउंटी में हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वल्नरेबिलिटीज़ भी ज़्यादातर हम हेडर से आगे देखेंगे, कैसे हम कुकी हेडर से वल्नरेबिलिटी निकालेंगे, होस्ट हेडर से निकालेंगे वल्नरेबिलिटीज़। इसलिए मैंने पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए ताकि आपको बेसिक नॉलेज तो हो ये हेडर्स होते क्या हैं और क्यों यूज़ होते हैं। आई होप आपको एचटीटीपी हेडर्स समझ आ गए होंगे। अब हम थोड़ा फोकस करते हैं एचटीटीपी मेथड पे। एचटीटीपी स्टेटस कोड मेथड, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, सही है। एचटीटीपी मेथड क्या होता है, एचटीटीपी मेथड जैसे 200 ओके हो गया। अच्छा, 403 हो गया। 403 क्या होता है, 4 भी डन होता है। 403 हो गया। 500 इंटरनल सर्वर एरर हो गया। तो 404 हो गया, नोट फाउंड। तो ये बेसिकली ये होते हैं एचटीटीपी मेथड, सही है। मैं आपको इसका भी मैंने पीडीएफ बनाया है, मैं आपको इसमें पीडीएफ में भी बता देता हूँ। ओहो, एक मिनट, हाँ सॉरी, गलती हो गई, मेथड नहीं, ये होता है एचटीटीपी। देखो मिक्स हो गया, स्टेटस कोड होता है ये, सही है। वो मेथड और ये स्टेटस कोड दोनों मेरे माइंड में थोड़ा मिक्स हो गया था। एचटीटीपी स्टेटस कोड होते हैं। स्टेटस कोड क्या होते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी, सही है। ये बिल्कुल ओके रिक्वेस्ट होगी, वेबसाइट मेरे सामने ओके खुल रही होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये 200 रिक्वेस्ट गई होगी। मैं आपको बबसूट से भी करके दिखाता हूँ, एक मिनट। बबसूट कैमरा, बबसूट ओपन करते हैं, एक मिनट। आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन, ये देखें, ओह अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इनेबल नहीं की हुई थी। अब करते हैं, ये इंटरसेप्ट की, ये देखिए मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई होगी, ये देखें। इसको मैं रिपीटर में सेंड करता हूँ, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर में गए, ये देखें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जो हमने वो हेडर्स पढ़े हैं वो भी समझा दूंगा। पहले हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड की, एक मिनट, क्या एरर आ रहा है। थ्री और फोर मॉडिफाई, नोट मॉडिफाई, एक मिनट, एक बार फिर एक मिनट चलते हैं। प्रॉक्सी में मेरे ख्याल से कोई तू तो बंद हो भाई। इंटरसेप्ट ऑन की,
इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद सिंपली हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद ट्राई की एक आ रही होगी गेट की रिक्वेस्ट, इसको हमने सेंड टू रिपीटर किया, रिपीटर में सेंड किया। ये देखें 200 ओके, सही है। ये हमारा स्टेटस कोड है 200 ओके, मतलब ये वेबसाइट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओके वर्क कर रही होगी। जैसे हमारे पास बिल्कुल ओके वर्क कर रही है, जब हमारे पास बिल्कुल सही रिक्वेस्ट आती रिस्पॉन्स आता है वेबसाइट की तरफ से, सर्वर की तरफ से, तो वो कौन सा स्टेटस कोड होता है? वो होता है रिपीटर का, हाँ 200 ओके। अब यहाँ पे इमेजिन करें, ये देखें, मैं रिक्वेस्ट को थोड़ा चेंज करके सेंड करता हूँ। अब ये देखें 302 फाउंड, सही है। 302 का क्या मतलब होता है? रिडायरेक्टिंग टू 404। 302 क्या, 302 का स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है कि वो रिडायरेक्ट हो रही है, परमानेंटली रिडायरेक्ट हो रही है। 301 टेम्परेरी रिडायरेक्ट है और 302 परमानेंट रिडायरेक्ट हो रही है। परमानेंटली रिडायरेक्ट कहाँ हो रही है? 404। 404 मैंने आपको बताया नोट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट अपनी तरफ से कुछ भी डाल दी थी जिसकी वजह से 404 नोट फाउंड हो रही है। ऐसे ही अगर कोई इंटरनल सर्वर एरर आता है तो 500 होता है, 200 ओके होता है, 403 फॉरबिडन होता है, 404 नोट फाउंड होता है, सही है। तो एक मिनट आपको, सही है। 401 अनऑथोराइज होता है, 403 फॉरबिडन और अनऑथोराइज तकरीबन सेम ही होता है, सही है। अच्छा हम बग बाउंटी में जो हमारा मेन फोकस होता है ना, वो 403 401 पे ज़्यादा होता है, सही है। 401 किस काम के लिए आता है कि भाई अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वर आपको तब 403 का वो देता है और 401 का वो देता है, स्टेटस कोड देता है, मतलब आपको एरर देता है। 403 मतलब कोई ऐसी फाइल है जिसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो सर्वर आपको 403 देगा। अब हम क्या करते हैं, 403 को बाईपास करने के डिफरेंट टिप्स टेक्निक्स होती हैं जिसको हम 403 से 403 को बाईपास करते हैं। 403 को बाईपास करने से अब एक वैलिड बग होता है बाईपास करना। 403 बाईपास खुद एक वैलिड बग है। अच्छा 500 इंटरनल सर्वर एरर कब आता है? अक्सर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन की वनडेबिलिटी हो तो वहाँ पे 500 इंटरनल सर्वर एरर आता है। तो स्टेटस कोड पढ़ने का मकसद भी यही है कि आपको, ताकि थोड़ी नॉलेज हो। 301 302 जो रिडायरेक्ट होता है, ये ओपन रिडायरेक्ट की वनडेबिलिटी में काम आता है, सही है। आई होप आपको स्टेटस कोड के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा जाते हैं HTTP मेथड की तरफ। अब HTTP मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं डिटेल से, सही है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ सिंपली अपने इसके HTTP मेथड सर्वर से इंटरेक्ट कराने का तरीका होता है, सही है। ये सिंपली क्या कर रहा होता है, सर्वर से हमें इंटरेक्ट करा रहा होता है। अब ये डिफरेंट HTTP मेथड यूज़ होते हैं। अब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। अब गेट मेथड क्यों यूज़ होता है? डेटा रिट्रीव करने के लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए, मतलब ये मैंने वेबसाइट ओपन की, अभी जो मेरा HTTP मेथड यूज़ हुआ होगा वो गेट का मेथड यूज़ हुआ होगा, सही है। पोस्ट का मेथड कब अब ये नीचे मैंने एग्जांपल्स के साथ लिखा हुआ है, देखें। ब्राउज़र में गूगल सर्च करना, जैसे मेरे गूगल सर्च के सर्वर से डेटा लाएगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। अच्छा पोस्ट, सेंड डेटा टू सर्वर। पोस्ट ज़्यादातर यूज़ होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट मैं आपको एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये गेट की रिक्वेस्ट जा रही थी, क्यों? मैंने सिंपली वेबसाइट को लोड किया था, यहाँ पे सिंपली मैंने लोड किया था तो मेरे को पास यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे आती है। अभी मैं यहाँ पे कुछ यूज़र नेम वगैरह डालता हूँ, देखना पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी। इंटरसेप्ट ऑन की, इसको करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, लॉगिन पे जैसे किया, पोस्ट की, देखें, ये देखें, ये मैंने ये डाला है, जो भी ईमेल पासवर्ड डाला है, सही है। ये जो भी मैंने ईमेल पासवर्ड डाला है ये आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये मैंने अपना असली ईमेल पासवर्ड ही डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं
हाइड या चेंज कर दूंगा। तो ये देखें कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ हुई है, पोस्ट क्यों यूज़ हुई है, हमने कुछ डाला है, कोई इन्फॉर्मेशन दी है इसको, सही है। जब भी हम वेबसाइट में जैसे लॉगिन पेज में साइन अप पे अब या की भी वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे अपनी तरफ से, तो हमेशा कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। हम कोई भी चीज़ गेट करा रहे होंगे तो सिंपली गेट की रिक्वेस्ट आएगी। और एक और रिक्वेस्ट कौन सी है, पुट की रिक्वेस्ट। अब पुट की रिक्वेस्ट क्यों यूज़ होती है, पुट की रिक्वेस्ट यूज़ होती है जैसे कि अभी मैंने इमेजिन करो इंटरसेप्ट ऑफ, मेरे ख्याल से लॉगिन हो गया होगा यहाँ पे, ये देखें लॉगिन हो गया। अब पुट की रिक्वेस्ट कैसे यूज़ होगी, पुट की रिक्वेस्ट यूज़ होगी कोई चीज़ में अगर मॉडिफाई करा रहा हूँ, चेंज करा रहा हूँ, सही है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना आपको ना नेम चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको पुट की रिक्वेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाए। ये मेरा यूज़र नेम है, नहीं इसका मैं सिंपली चेंज कराता हूँ, बैडमैन लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, सही है। यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ और सिंपली सेव चेंजेस करता हूँ। देखना अब मेरे पास आएगी पोस्ट की रिक्वेस्ट, ये देखा आपने, ये मैंने सिंपली अपना एक मिनट, नहीं ये वो रिक्वेस्ट नहीं है, मेरे हाथ से आई नहीं अभी तक। यही है मेरे ख्याल से, इसमें एक मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ ये देखें, ये कौन सी रिक्वेस्ट आई है, पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है। क्यों पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी चीज़ मॉडिफाई कराई थी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना क्या चीज़ मॉडिफाई कराई थी, बैडमैन बेड, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे पैच की रिक्वेस्ट शो करा रहा है, सही है। अब ये डेवलपर के ऊपर भी होता है कि डेवलपर क्या मेथड इनेबल किया हुआ होता है। वैसे यूज़ तो वो होती है पुट होती है, पुट और पैच एक ही तकरीबन सेम। ये पैच का मतलब भी वही होता है कि आपने कोई रिक्वेस्ट दूसरी मॉडिफाई की है कोई इंफॉर्मेशन वगैरह, तो ये यहाँ पे हमारी पैच की रिक्वेस्ट यूज़ हुई है। वैसे पुट की भी यूज़ होती है, अब वो डेवलपर के ऊपर होता है, कोई डेवलपर यहाँ पे गेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिंपली मेरा जो मकसद है आपको रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब आते हैं हम चौथी आती है डिलीट की। डिलीट की तो आपको सुनते ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई भी चीज़ हम डिलीट करें तो हमारी कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, डिलीट की रिक्वेस्ट आएगी, सही है। सिंपली कोई भी चीज़ आप अपने, जैसे मैं अभी यहाँ से अपना ये यूज़र अपना अकाउंट डिलीट कर देता हूँ, अकाउंट डिलीट करूँगा तो सिंपली कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, मेरी डिलीट की रिक्वेस्ट आएगी। तो ये सिंपली HTTP मेथड्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गई। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज मैंने अभी आपको दी है, बातें बताई हैं, सब समझ आई होगी। तो अब हम सिंपली चलते हैं अपने एक और टॉपिक की तरफ, जो मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो में कवर कर लूँ, कि इंस्टॉल WSL एंड काली लिनक्स एंड विंडोज़ एंड देयर बेसिक सेटअप। या तो मैं अभी की देखता हूँ, अभी की वीडियो में कवर कर लेता हूँ इस, या इसके लिए चलो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, सही है। फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी ये जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने विंडो के अंदर WSL की मदद से काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, सही है। और बेसिक उसका सेटअप वगैरह करेंगे। सेटअप करने के बाद उसके अंदर कुछ बग बाउंड्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूल्स वगैरह होंगे, वो इंस्टॉल करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और आज की हमने जितनी टॉपिक कवर करने की कोशिश की और चीज़ें समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई होगी। तो बाकी मैंने सोचा है कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक टास्क दिया करूँगा वीडियो के एंड में, जो आपको हर नेक्स्ट वीडियो आने से पहले वो टास्क कंप्लीट करना होगा, और नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में या हमारे ग्रुप में वो टास्क कंप्लीट का बताना होगा कि भाई हाँ हमने टास्क कंप्लीट कर लिया, और ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर करने होंगे वो टास्क के।
ताकि हम देख सकें कि कौन कौन सा बंदा टास्क कंप्लीट कर रहा है। सही है। तो आज की हमारी जो वीडियो का टास्क है वो ये है कि आप सिंपली अपने ट्राईहैकमी के अकाउंट में जाएं। ट्राईहैकमी के अकाउंट में जाके ये प्री प्री रिक्वेस्ट वाले पाथ में जाएं। सही है। प्री रिक्वेस्ट वाले पाथ में जाने के बाद आप सिंपली व्यू पाथ पे ये देखें, ये प्री रिक्वेस्ट का पाथ होगा। इस पे जाने के बाद आपने सिंपली ये वाला जो है हाउ द वेबसाइट वर्क, इसमें ये सारे डिटेल से पढ़ना है। DNS इन डिटेल, HTTP इन डिटेल, हाउ वेबसाइट वर्क, और इसके जो रूम्स वगैरह होंगे वो सोर्स भी करना है। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास बब सूट है तो फिर आप सिंपली बब सूट पे जाएं, रिक्वेस्ट देखें, कैप्चर करना सीखें, रिक्वेस्ट देखें, स्टेटस कोड देखें, इसमें से प्रैक्टिस करें। अगर बब सूट नहीं है, बब सूट यूज़ करना नहीं आता, इंस्टॉल नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बब सूट प्रोफेशनल प्रो का यूज़ करना और इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सब आपको अपनी आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये नेक्स्ट वीडियो आने से पहले पहले जो इस वीडियो का टास्क है उसको आप लाजमी से कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें स्क्रीनशॉट वगैरह या कमेंट बॉक्स में टास्क डन लिख लेना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सारे साथ साथ टास्क वगैरह भी कर रहे हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।